दुनिया में आज देखिए कोरोना वायरस की मार से कैसे कर रहा है पाकिस्तान। पाकिस्तान में 3 हफ्ते में 3 गुना हुए कोरोना के मामले, 35,000 से ज्यादा लोग संक्रमित, 750 से ज्यादा लोगों की मौत, देश की चरमराती स्वास्थ्य सेवाओं के बिखर जाने का खतरा। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में। मैं आपके साथ पायल भुयन। कोरोना से पाकिस्तान की बढ़ती मुश्किल की कवर स्टोरी में होगी बात, लेकिन पहले सुर्खियां। भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 78,000 के पार, 24 घंटे में 3,722 नए मामले। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रवासी कामगारों को राहत देने के लिए कई योजनाओं का किया ऐलान। पूरी दुनिया में कोरोना के मामले बढ़कर हुए करीब 44 लाख, करीब 3 लाख लोगों की मौत। संक्रमण में कमी के बाद जापान ने देश के ज्यादातर हिस्सों से हटाया आपातकाल। न्यूजीलैंड में पटरी पर लौटी जिंदगी, शुरू हुआ कारोबार। ब्रितानी सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय कारोबारी विजय माल्या की प्रत्यर्पण के खिलाफ दायर याचिका की खारिज। माल्या के पास ब्रिटेन में सभी कानूनी विकल्प खत्म, 28 दिन में शुरू हो सकती है भारत प्रत्यर्पण की प्रक्रिया। इनमें से कुछ अहम खबरों की चर्चा आज बीबीसी दुनिया में। कोरोना वायरस की वजह से दुनिया के कई देशों में बड़ा संकट पैदा हो गया है। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का भी हाल बुरा है, जहां कोरोना वायरस एक बड़ी चुनौती बन गया है। आज कवर स्टोरी में इसी की बात। स्टोरी पर करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर डाल लेते हैं भारत में कोविड-19 की स्थिति पर। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 3,722 नए केस सामने आए हैं। इसके साथ ही देश में कुल मामले 78,000 से ज्यादा हो गए हैं, जबकि 2,549 लोगों की जान जा चुकी है। इस बीच केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज केंद्र सरकार के 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज के दूसरे ब्रेकअप की जानकारी दी। इसकी पहली कड़ी जहां छोटे और मझौले उद्योगों के लिए थी, तो वहीं आज का हिस्सा प्रवासी कामगारों, किसानों और रेहड़ी पटरी वालों के नाम रहा। केंद्र सरकार की ओर से प्रवासी कामगारों को 2 महीने के लिए मुफ्त अनाज दिया जाएगा। जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है, उन्हें भी 5 किलो चावल या गेहूं मुफ्त दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लाने की भी घोषणा की। इसके तहत प्रवासी मजदूर किसी भी राज्य में राशन ले पाएंगे। इस आर्थिक पैकेज में प्रवासी मजदूरों को राहत देने के लिए वित्त मंत्री ने और क्या कहा, आइए सुनते हैं। Based on a rough assessment which has been given to us by all the state governments, we think there are about 8 crore migrants for whom benefit will reach through this free food grain supply. The central government will take the cost and they will not be charged. 3,500 crores will be spent on this intervention within the next 2 months. और अब आज की कवर स्टोरी। भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान में कोरोना संकट गहराता जा रहा है और स्वास्थ्य व्यवस्था जो है चरमरा रही है। देश में कोरोना संक्रमित लोगों की तादाद 35,000 से ज्यादा हो गई है, लेकिन बढ़ते मरीजों के अनुपात में वहां इलाज की सुविधा नहीं है और लॉकडाउन में ढील ने समस्या को और बढ़ा दिया है। देखिए बीबीसी उर्दू संवाददाता उम्रदराज नांगियाना की ये खास रिपोर्ट। यही तो वो नहीं चाहते थे कि एम्बुलेंस उनके दरवाजे पर आए और मजमा लगे। कराची के डॉक्टर फुरकानुल हक ने पहले अस्पताल जाने से इनकार किया, लेकिन तबीयत ज़्यादा बिगड़ने पर उन्हें एम्बुलेंस बुलवाना ही पड़ी। इस मरतबा उन्हें अस्पताल में दाखिला नहीं मिला। उन्हें बताया गया कि बिस्तर खाली नहीं है। 3 अस्पतालों के चक्कर लगाकर उन्हें घर वापस लौटना पड़ा। लेकिन डॉक्टर फुरकानुल हक को सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी और अस्पताल की ज़रूरत थी। उन्होंने एक दोस्त से मदद मांगी। वो जो पुराना लिंक है इंडस का, आप निकालो। यार इंडस में है भी तो कोई नहीं ना, मसला ये है हमारा। अच्छा कह रहे, मैं तो ट्राई करता हूँ। जी ट्राई करें, तो लेट मी नो। चंद ही घंटे बाद डॉक्टर फुरकानुल हक इंतकाल कर गए। उनकी अहलिया ने बीबीसी को बताया कि किसी अस्पताल और डॉक्टर ने उनकी मदद नहीं की।
मना कर दिया कि वहाँ कोई बेड खाली नहीं है, भरा हुआ है। मैं दूध ले गई, घर में फोन किया, उन्होंने बंद कर दिया। मैं मजबूर है, फिर मैं लेके भागी। मैंने अकेले उनको उठाया ऐसे, अकेले भाई मदद कर दो भाई। हुकूमती तहकीकाती रिपोर्ट ने एक सरकारी अस्पताल के एक डॉक्टर की कोताही को वाक़े का जिम्मेदार ठहराया। निजी अस्पतालों ने इनकार किया कि डॉक्टर फुरकान को उनके पास लाया गया था। डॉक्टर फुरकानुल हक का मामला पाकिस्तान के निज़ाम सेहत में मौजूद कमज़ोरियों और ख़ामियों को सामने लेकर आया है। एक तरफ पाकिस्तान में कोरोना के मरीज़ों की तादाद तेज़ी से बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ हुकूमत को ये चैलेंज दरपेश है कि उन्हें तिबी सहूलियात कैसे फराहम की जाएँ। इस तरह के टेम्परेरी फील्ड अस्पताल मसले का एक हल हो सकते हैं, मगर इनके लिए भी तरबियत याफ्ता अमले और तिबी सहूलियात की बड़ी तादाद में ज़रूरत होगी। पाकिस्तान में ताहाल कोरोना के मरीज़ों के लिए 20,000 के करीब बिस्तर मुहैया किए गए हैं। हुकूमत के मुताबिक इनमें निस्फ के करीब खाली हैं। ताहम कोरोना के मरीज़ों की बढ़ती तादाद को देखते हुए खदशा है कि अस्पतालों में उनके लिए जगह कम पड़ सकती है। अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से अस्पतालों में उतनी जगह नहीं है। इससे अहम बात यह है कि हमारे पास इतनी बड़ी तादाद को संभालने की क्षमता भी नहीं है। पूरा सिस्टम ढह रहा है क्योंकि हमारे डॉक्टर और पैरामेडिकल कर्मचारी भी संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं। हुकूमत की तरफ से लॉकडाउन बतदरीज ख़त्म करने के फैसले के बाद बाज़ारों और सड़कों पर लोगों के हुजूम नज़र आ रहे हैं। माहिरीन को खदशा है कि इस फैसले से कोरोना का फैलाव बढ़ सकता है। ताहाल इन मरीज़ों को इलाज की सहूलियात मैसर हैं। ताहम सवाल ये है कि क्या इस बात को यकीनी बनाया जा सकेगा कि डॉक्टर फुरकानुल हक जैसा वाक़या आइंदा पेश ना आए। उमर दराज, BBC न्यूज़, लाहौर। बात अब अफगानिस्तान की, जहां के अधिकारियों के मुताबिक एक आत्मघाती हमले में कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई है और दर्जनों जख्मी हो गए हैं। उधर राजधानी काबुल के एक अस्पताल में मंगलवार को हुए हमले में मरने वालों की संख्या बढ़कर 24 हो गई है। मरने वालों में नवजात बच्चे और उनकी माएं शामिल हैं। WHO के प्रमुख ने इस हमले की निंदा की है। देखिए BBC संवाददाता लीज टूसेट की ये रिपोर्ट। जंग से जूझते इलाके में जन्मे ये बच्चे, जिन्होंने पैदा होने के फौरन बाद मौत को मात दी। इनकी माओं ने इन्हें जन्म दिया और फिर गोली का शिकार हो गईं। डॉक्टर कुदरत कहते हैं कि सुरक्षा बल 19 नवजात बच्चों को लेकर उनके अस्पताल में आए। इन 19 में से सिर्फ 2 की मां जिंदा है। नाम रखे जाने से पहले बच्चे अपनी मां के नाम से जाने जाते हैं। जमीरा का ये नवजात अब अकेला हो गया है। मंगलवार की सुबह काबुल के करीब एक अस्पताल में 3 बंदूकधारी दाखिल हुए और गोलियां चलाने लगे। अफगान स्पेशल फोर्स ने इलाके को तुरंत घेर लिया। उनके हाथ में बंदूक थी और नवजात बच्चे भी। ये अस्पताल डॉक्टर विदाउट बॉर्डर्स नाम की संस्था चलाती है, जहां तमाम लोग अपने रिश्तेदारों की तलाश में जुटे हैं। युद्ध के माहौल में पले बढ़े इन लोगों ने ऐसा हादसा पहले कभी नहीं देखा। तालिबान ने कहा कि ये उनका काम नहीं है। हालांकि पिछले कुछ महीनों में उन्होंने अपनी लड़ाई तेज कर दी है और अफगान सरकार ने उन पर इल्जाम लगाते हुए सेना को कार्रवाई करने का आदेश दे दिया है। भविष्य में इससे शांति वार्ता की उम्मीद टूट गई है और दोनों पक्षों के साझा दुश्मन कोविड-19 से मुकाबले के लिए लागू संघर्ष विराम भी टूट गया है। तालिबान ने किसी भी संधि को मानने से इनकार कर दिया है। वो अपने नियंत्रण वाले इलाकों में कोविड-19 से जूझ रहे हैं। सरकार भी वायरस से टक्कर ले रही है। सरकार को चिंता है कि बीमारी के फैलते ही देश का लाचार स्वास्थ्य तंत्र कहीं ढह न जाए। लेकिन वायरस के मुकाबले यहाँ जंग अब भी ज्यादा लोगों की जान ले रही है और जब नवजात बच्चे भी निशाने पर हों तो इसके कभी ना खत्म होने का डर और बढ़ जाता है। इसके साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानिए WHO ने कोरोना वायरस को लेकर क्या दी है चेतावनी और जंग और वायरस से कैसे जूझ रहा है लीबिया। BBC दुनिया में अभी बहुत कुछ है बाकी, बने रहिए हमारे साथ।
आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया में आपके साथ पायल भुयन। दुनिया भर में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की तादाद 44 लाख के करीब पहुंच गई है। कोरोना वायरस से बचाव की वैक्सीन के लिए शोध के बीच WHO के एक अधिकारी ने चेतावनी दी है कि कोरोना वायरस शायद कभी खत्म ना हो और लोगों को इसके साथ जीना सीखना पड़े। एक नए वायरस ने इंसानी आबादी में पहली बार प्रवेश किया है, इसलिए ये अनुमान लगाना मुश्किल है कि हम इससे कब तक उबर पाएंगे। ये वायरस किसी भी अन्य महामारी वायरस की तरह हमारे समुदाय का हिस्सा बनकर रह सकता है। हो सकता है ये कभी खत्म ही ना हो। ये चेतावनी ऐसे वक्त आई है जब दुनिया में कोरोना वायरस संक्रमण का पता लगाने की दिशा में हम काफी आगे बढ़ चुके हैं। खून में एंटीबॉडीज का पता लगाने वाले टेस्ट को मेडिकली अप्रूव करने में अब ब्रिटेन भी अमेरिका और यूरोपीय संघ के साथ आ गया है। इसका मकसद इंसानी शरीर में इम्यूनिटी का पता लगाना है। अभी तक ऐसे टेस्ट को भरोसेमंद नहीं माना गया था। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश के शीर्ष संक्रामक रोग विशेषज्ञ की आलोचना की है। डॉक्टर फाउची ने चेतावनी दी थी कि अगर राज्यों की इकॉनमी खुलती है तो उसका नुकसान हो सकता है। डॉक्टर फाउची ने अमेरिकी संसद में कहा कि अगर संघीय निर्देश नहीं माने गए तो कोरोना के छोटे मामले महामारी का रूप ले सकते हैं। डॉक्टर फाउची के बयान पर राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वो उनके तर्क से सहमत नहीं है। Look, he wants to play all sides of the equation. I think we're going to have a tremendous fourth quarter. I think we're going to have a transitional third quarter. And I think we're going to have a phenomenal next year. I feel that we are going to have a country that's ready to absolutely have one of its best years. राष्ट्रपति ट्रंप ने आर्थिक गतिविधियां बढ़ाने के लिए राज्यों के गवर्नरों को लॉकडाउन की पाबंदियां खत्म करने के लिए प्रोत्साहित किया है। तो वहीं बात अब लिबिया की, जहां कोरोना संकट के दौर में भी जंग जारी है। इस संघर्ष में कई लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। विद्रोही नेता जनरल खलीफा हफ्तार संयुक्त राष्ट्र की स्वीकृति वाली सरकार के खिलाफ अपनी ताकत मजबूत करने में लगे हुए हैं। इस बीच कोरोना संक्रमण का खतरा भी बढ़ रहा है और अब तक 64 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। वैश्विक महामारी के इस दौर में कैसे हैं लीबिया के हालात, देखिए इस रिपोर्ट में। ऐसे दौर में जब दुनिया घरों या फिर अस्पतालों में रहकर कोविड-19 से जंग लड़ रही है, वहीं लीबिया की अगली कतार के जवान अपने ही मुल्क के लोगों से जूझ रहे हैं। लीबिया की सरकार और विद्रोही जनरल खलीफा हफ्तार की सेना के बीच संघर्ष 1 साल से जारी है और कोरोना संक्रमण बढ़ने के पहले ही ये जंग चरम पर पहुंच गई। 3 हफ्ते पहले ही लीबियाई प्रधानमंत्री फायज़ सिराज ने इस बात का ऐलान किया कि वो अपनी सत्ता और लीबिया की जमीन नहीं छीनने देंगे। जनरल हफ्तार ने मार्च के आखिर में अपने मीडिया चैनल के जरिए लीबिया के लोगों को संदेश दिया। हाल के महीनों में राजधानी त्रिपोली के करीब जिस इलाके पर उनकी फौज का कब्जा था, उसमें से ज्यादातर उन्होंने गंवा दिया। उन्होंने कहा कि वो लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हैं और ये इशारा भी किया कि वो संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता में हो रही राजनीतिक वार्ता में शामिल नहीं होना चाहते। कोविड-19 ने अप्रैल में लीबिया में दस्तक दी और इसके साथ ही जंग भी तेज हो गई। आम लोगों की मौत और विस्थापन में काफी बढ़ोतरी हुई है और जनवरी से ही लीबिया के तेल बंदरगाहों पर जनरल हफ्तार के वफादारों की घेरेबंदी ने लीबिया को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया है। जहाँ दुनिया इस वैश्विक महामारी से जूझ रही है, वहीं लीबिया में इसने कई ताकतों को फिर से इकट्ठा होने का मौका दे दिया है। नतीजा ये है कि हताहतों की संख्या के साथ साथ लोगों की पीड़ा भी बढ़ रही है। इस जंग और कोविड-19 के बीच में शरणार्थी और प्रवासी भी लीबिया में फंसे हुए हैं और कानूनी अधिकार न होने के कारण वो स्वास्थ्य सेवा का लाभ भी नहीं उठा सकते। कई दशक से लीबिया की स्वास्थ्य प्रणाली खराब हालत में है। लीबिया की स्वास्थ्य प्रणाली पहले ही काफी बोझ उठा रही है, जिसकी वजह से वो कभी भी ध्वस्त हो सकती है। उसके ऊपर से 15 अस्पतालों को भी इस लड़ाई में क्षति पहुंची है और उनमें से कुछ महामारी से मुकाबले के लिए तय थे। पर लीबिया में जंग लड़ रहे गुटों के लिए सत्ता पर नियंत्रण ही प्राथमिकता है। जंग और कोरोना संकट के बीच में अगर कोई पिस रहा है तो वो है आम लोग। इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानिए कहां ड्रोन से पहुंचाई जा रही हैं दवाइयां। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में। मैं आपके साथ पायल भुयन।
कोरोना वायरस महामारी के इस दौर में ज़रूरतमंदों तक मेडिकल सप्लाई यानी स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी सामान जो है वो पहुंचाना प्राथमिकता है। इंग्लैंड के दक्षिणी इलाके के पास आइल ऑफ वाइट के इकलौते अस्पताल तक ड्रोन की मदद से सामान पहुंचाया जा रहा है। इस टापू पर पीपीई किट जल्दी पहुंचाने के लिए ड्रोन सेवा तय वक्त से 4 साल पहले शुरू कर दी गई है। देखिए ये रिपोर्ट। हवाई रास्ते से सोलेंट को पार करता ये ड्रोन आइल ऑफ वाइट के अस्पताल तक जरूरी सामान ले जा रहा है। ये ब्रिटेन की पहली ड्रोन सप्लाई सेवा है। कोविड-19 संकट के वक्त ये आइल ऑफ वाइट में नेशनल हेल्थ सर्विस के इकलौते अस्पताल तक पीपीई किट पहुंचा रही है। इस विमान को नाम दिया गया है विंड रेसर्स अल्ट्रा। ये स्वचालित विमान रिमोट से नियंत्रित किया जाता है। इसमें सामान रखने की उतनी जगह है जितनी बड़ी कार में होती है। ये 1000 किलोमीटर तक सैकड़ों किलो सामान ले जा सकता है। ये 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है और सबसे अहम ये है कि ये सस्ता है। ड्रोन को अफ्रीका के दूर दराज के इलाकों में खाना पहुंचाने के लिए तैयार किया गया था, लेकिन ब्रिटिश सरकार की गुजारिश पर साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी और सोलेंट ट्रांसपोर्ट के नाम से काम करने वाली कंपनियां इसे आइल ऑफ वाइट तक जरूरी सामान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। इसे टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए फुटबॉल पिच जितने रनवे की जरूरत होती है। इसकी रफ्तार तेज है। ये सिर्फ 10 मिनट में सोलेंट को पार कर लेता है। ये ड्रोन सेफ्टी टेस्ट पास कर चुका है और हर मौसम में उड़ान भर सकता है। ये एक इंजन या बिना इंजन के भी उड़ सकता है। अगर दोनों इंजन फेल हो जाते हैं तो ये ग्लाइड करते हुए उतर सकता है। पानी पर तैर भी सकता है। क्या आपने कभी पैंडा के साथ खाना खाया है? थाईलैंड में लॉकडाउन में ढील के बाद रेस्टोरेंट खुलने लगे हैं, लेकिन लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर सके इसके लिए बैंकॉक के इस रेस्टोरेंट ने हर टेबल पर इस तरह के पैंडा को रख दिया है ताकि पास पास होकर भी लोग दूर दूर रहें। और ये तस्वीरें हैं जर्मनी की, जहां सैकड़ों लोग ड्राइव इन पार्टी में इस तरह पहुंचे। यहाँ भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हर गाड़ी में सिर्फ 2 लोगों को ही बैठने की इजाजत थी। कार्यक्रम से जुड़े किसी भी टॉपिक पर आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @पायल भुयन।